नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और वहां के आतंकवादियों को लेकर भारत में सब कुछ मालूम है, तभी आतंकवादी डेविड हेडली की गवाही का खास मतलब नहीं है। हेडली की बातों से सनसनी खूब हुई, पर पाकिस्तान पर उसका असर नहीं है। हेडली की गवाही सबूत का पाकिस्तान के लिए कोई मोल नहीं है। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी उसके आतंकी संगठन और चेहरे जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। मुंबई हमले के दोषी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात तो दूर है, अभी पठानकोट पर जैसे मोहम्मद ने जो हमला कराया उसके सबूतों को भी पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। भारतीय सुरागों की पाकिस्तान की नजर में कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तानी जांच दल ने जैश को पाक साफ बताया है। यही नजरिया नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान का था। हाफिज सईद और लखवी तमाम सबूतों के बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए हेडली का हल्ला कुल मिलाकर भारत में हम लोगों की जागरूकता और समझ तक का मामला है। पर हां, यदि हेडली की बात के हवाले भारत सरकार अमेरिका को समझाए तो कुछ बात बन सकती है। अमेरिका पर पश्चिमी देशों पर यह दबाव बनना चाहिए कि हेडली ने जब आईएसआई का रोल बताया है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं जवाब तलब होता है। हेडली अमेरिका की ही जेल में बंद है। अमेरिका को पाकिस्तान की हकीकत मालूम है। ऐसे में वह पाकिस्तान को लड़ाकू विमान देने जैसी उदारता क्यों दिखा रहा है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी का साथियों के तय नजरिया बदल रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी इंतखाबात वाली रियासतों में सीटों की मफाहमत में ज्यादा जिद नहीं कर रही है। वो साथियों के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें छोड़ने पर रजामंद हो गई है। लोकसभा इंतखाबात के बाद जितने रियासतों में भी इंतखाबात हुए, हर जगह बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटों को तकसीम किया था। बिहार में बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान हुआ, तभी बिहार के तजुर्बे से सबक लेकर बीजेपी इस बार फराग दिल हुई है। बताया जा रहा है कि असम में तकरीबन 100 सीटों पर लड़ने की जिद बीजेपी ने छोड़ दी है और इस वजह से आसाम गण परिषद के साथ बीजेपी की मफाहमत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बाखबर जराये के मुताबिक बीजेपी इसके लिए 30 सीटें छोड़ने पर राजी है। इसी तरह तमिलनाडु में भी बीजेपी 100 सीटों पर लड़ने की जिद नहीं कर रही है। जराये के मुताबिक वो 60 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है और अगर जयललिता से मफाहमत होती है तो पार्टी इससे भी कम सीटों पर लड़ सकती है। ऐसे में पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लड़ने का फैसला होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार भी गुज़िश्ता इंतखाबात के बराबर सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। लोकसभा इंतखाबात के बाद बीजेपी लीडर ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अकाली दल 94 और बीजेपी 23 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट की तमाम बड़ी जमातों से बातचीत की है। पार्लियामेंट सेशन से एक हफ्ता पहले वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामानी इंतजामात पर बातचीत करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की। ताहम इसका कितना असर होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अपोजिशन जमातों के साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिश है। बताया जा रहा है कि हुकूमत जल्द ही कुल जमाती मीटिंग बुला सकती है और जीएसटी पास कराने के बारे में बात कर सकती है। बाखबर जराये के मुताबिक हुकूमत जीएसटी पर हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मशावरत का अमल दोबारा शुरू करने वाली है। बताया जा रहा है कि हुकूमत ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के मशवरे को संजीदगी से लिया है। उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी से रिश्ते बेहतर बनाने की सलाह दी थी, लिहाजा हुकूमत कांग्रेस के इन दोनों रहनुमाओं से बातचीत कर सकती है। मरकजी हुकूमत के 2 सीनियर वुज़रा ने इस बात के इशारे दिए हैं कि हुकूमत जीएसटी पर इत्तेफाक राय बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के अलावा बाकी तमाम पार्टियां जीएसटी की हिमायत में है। इस इत्तेफाक राय का फायदा उठाकर भी बीजेपी कांग्रेस को तैयार करने की कोशिश करेगी। बीजेपी रहनुमा मान रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात के नताइज से भी कांग्रेस की राय मुतासिर होगी। अगर 5 रियासतों के इंतखाबात में उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रहती है तो वो सीट छोड़ देगी। इसलिए हुकूमत पार्लियामेंट सेशन के दूसरे मरहले में उसको पास कराने के लिए ला सकती है। बीजेपी बैक फुट पर थी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के तालिबे इल्म रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई थी। वेमुला की जात चाहे जो भी हो, लेकिन उसे दलित बताकर जिस तरह से बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को दलित मुखालिफ करार दिया गया था, उससे पार्टी रहनुमा परेशान थे। लेकिन जेएनयू में हुए तनाजे ने बीजेपी को उसका भरोसा लौटा दिया है। जेएनयू का मसला फिरका वारियत, कौम परस्ती और कश्मीरी तनाजे से मुंसलिक है। ये तीनों मसले बीजेपी के पसंदीदा मसाइल है। इन पर सियासत में बीजेपी को फायदा होता है। इसलिए पार्टी के कौमी सदर
अमित शाह इस मसले पर जारहाना रुख इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाया, ताहम इस पूरे तनाजे में कांग्रेस और राहुल गांधी का ज्यादा रोल नहीं था। ये मामला बाएं बाजू के तालिबे इल्म तंजीमों और ABVP का था, लेकिन अमित शाह को मालूम है कि उन्हें किससे लड़ना है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाया। हैदराबाद के तनाजे के बाद बीजेपी, मोदी हुकूमत और ABVP तीनों बैकफुट पर थे, जबकि JNU तनाजे ने कांग्रेस को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। अब कांग्रेस के लीडर सफाई दे रहे हैं कि वो मुल्क मुखालिफ नहीं है या कश्मीर की आजादी के हामी नहीं है। दलितों का मसला फिरकावारियत में तब्दील करने से बीजेपी को 5 रियासतों के इंतखाबात में भी फायदे की उम्मीद नजर आ रही है। अमित शाह का बयान इस सियासत को जहन में रखकर ही दिया गया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के बजट सेशन से पहले बुलाई मीटिंग में सभी पार्टियों के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि वो हर मसले पर मुल्क के रहनुमा के तौर पर काम करेंगे, एक पार्टी के रहनुमा के तौर पर नहीं। आज तकरीबन 2 घंटे तक चली मीटिंग में हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के रहनुमाओं ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तनाजे समेत कई मसाइल उठाए और वजीर आजम से कहा कि सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के वजीर आजम है। इस पर मोदी ने उन्हें मुंसिफाना कार्रवाई का भरोसा दिया। मीटिंग के बाद पार्लियामानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने बताया कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने JNU मामले में गिरफ्तार तालिबे इल्म रहनुमा का मसला उठाया। इस पर हुकूमत ने कहा कि वो 23 फरवरी से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के सेशन में इस मसले पर बहस कराने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम मोदी ने हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं से कहा कि हुकूमत उनके उठाए हर मसले पर रद्द अमल देगी और उसका हल निकालने की कोशिश करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाने में पार्टियों का ताउन मिलेगा। नायडू ने कहा कि सभी पार्टियों में इस बात पर एक राय थी कि पार्लियामेंट सही ढंग से चलनी चाहिए। राहुल गांधी और JNU तलबा के साथ यकजहती दिखाने के बाद शुरू हुए तनाजे के दरमियान आज कांग्रेस पार्टी ने JNU के नारेबाजों से अपने आप को अलग कर लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और ऐवान बाला में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को ऐसे तमाम तलबा से अलग करती है जो मुल्क के इत्तेहाद और आईन को निशाना बनाकर नारेबाजी करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी का दीफा करते हुए बीजेपी पर हमला किया और कहा कि उनके रहनुमा कांग्रेस क़यादत को मुल्क मुखालिफिन के साथ जोड़कर बदनाम कर रहे हैं। आजाद ने इस बात पर भी जोर दिया कि JNU तलबा तंजीम के सदर कन्हैया कुमार के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के कोई सबूत नहीं है। वेंकैया नायडू ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तमाम जमातों को सब्र करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की 8 रियासतों की 12 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के हक में गए हैं। बीजेपी की 3 इत्तेहादी पार्टियों ने अपनी सीटें जीत ली हैं। बिहार में बीजेपी की इत्तेहादी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार ने हरलाखी सीट फिर से जीत ली है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मेंबर असेंबली के इंतकाल से ये सीट खाली हुई थी। इसी तरह महाराष्ट्र की पालघर सीट शिवसेना ने जीत ली है, तो पंजाब में खंडूर साहिब सीट पर अकाली दल के उम्मीदवार की फतह हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। मध्य प्रदेश की महिर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नारायण त्रिपाठी जीते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक की देवदुर्ग सीट भी जीत ली है। उत्तर प्रदेश में उसने मुजफ्फरनगर की सीट सपा से छीन ली है। कुल 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी और उसके इत्तेहादी जीते हैं। 12 सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की 3 में से सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई है। उसने फैजाबाद जिले की बीकापुर सीट जीती है। देवबंद की सीट कांग्रेस ने और मुजफ्फरनगर सीट बीजेपी ने जीत ली है। जिन 12 सीटों पर इंतखाबात हुए थे उनमें से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी अपनी 2 सीटें गंवा दी है। तेलंगाना राष्ट्र समिति और CPM ने 1-1 सीट जीती है। त्रिपुरा की एक अमरपुर सीट हिज़्ब इख्तिदार CPM ने जीत ली है, तो तेलंगाना की नारायण खेड़ सीट TRS ने कांग्रेस को हराकर उसे छीन ली है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और अदालत में उनकी पेशी के वक्त असातिजा और तलबा पर हुए हमले की मुखालफत में अब JNU के असातिजा भी शामिल हो गए हैं। आज से असातिजा ने तलबा की हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया और कहा कि वो आज से क्लासरूम में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के लॉन में कौम परस्ती पर क्लास लेंगे। इस दरमियान पटियाला हाउस अदालत में कल हुई मारपीट की मुखालफत में आज सहाफियों ने भी एहतजाज किया और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। डेविड हेडली की गवाही के साथ भारत के सामने फिर यह यक्ष प्रश्न है कि पाकिस्तान का क्या किया जाए। प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक साहस दिखाया, उसके बाद पटियाला की घटना हुई, हेडली की गवाही हुई। दोनों मामलों में पाकिस्तान ने सबूत खारिज किए। यह हकीकत कई सवाल लिए हुए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा।
मुंबई पर 2008 में हुए दहशतगर्दाना हमले के मुजरिम डेविड कोलमैन हेडली की गवाही में कोई नई बात नहीं है। वो कई बरसों से अमेरिका की जेल में बंद है और वहाँ फेडरल एजेंसियों की पूछगछ में उसने जो बातें बताई थी उन्हें हिंदुस्तान की अदालत के सामने भी दोहराया गया है। उसने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लोग लश्कर तैयबा और इस तरह की दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की मदद करते हैं। उसने पहले ही अपनी गवाही में बताया था कि उसे मुजम्मिल बट नाम के दहशतगर्द ने हिंदुस्तान में एक नाकाम मुहिम की मालूमात दी थी जिसमें खातून दहशतगर्द मारी गई थी। वो खातून दहशतगर्द इशरत जहां थी। लिहाजा कुल मिलाकर अमेरिका में जो बातें उसने कही थी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की खुफिया अदालत के सामने फिर से वही दोहराया गया है। पहले भी हेडली की गवाही पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रही थी और अब भी वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। उल्टे वहाँ के साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने हेडली की गवाही को मुस्तरद कर दिया। मलिक उस वक्त वजीर दाखिला थे जब मुंबई हमला हुआ था। उन्होंने पाकिस्तानी एजेंसियों के इसमें किसी तरह शामिल होने के इल्जामात को मुस्तरद किया था। जाहिर है मौजूदा निजाम भी उसी लाइन पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हेडली की गवाही से कुछ मतलब निकल सकता है। घरेलू मास पर तो गुजरात पुलिस या वहाँ की उस वक्त की हुकूमत के लिए उसकी गवाही राहत की बात है, लेकिन हिंदुस्तान कोशिश करे तो सफारती महाज पर उसका फायदा उठा सकता है। वो हेडली की गवाही के सहारे पाकिस्तानी एजेंसियों को बैनुल अक़वामी फॉर्म पर दहशत गर्दों का मददगार ठहरा सकता है। वो इस गवाही की बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना सकता है। हेडली ने अपनी गवाही में हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी दोनों का नाम लिया है। ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दहशतगर्द करार दिए गए हैं, लेकिन खुलेआम पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में घूमते रहते हैं। हिंदुस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना सकता है। ताहम पाकिस्तान का रवैया कोई कार्रवाई नहीं करने वाला है। गुज़िश्ता 7 साल से मुंबई हमले के मामले की तहकीकात कर रहा है। हिंदुस्तान की जानिब से कई सबूत देने के बावजूद उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। गुज़िश्ता दिनों पठानकोट में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद भी हिंदुस्तान ने उसमें जैश-ए मोहम्मद के शामिल होने के सबूत पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान की तफ्तीशी एजेंसियों ने जैश-ए मोहम्मद और उसके बानी मसूद अजहर को क्लीन चिट दे दी। इसलिए पाकिस्तान खुद कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है तो वो भी पाकिस्तान के तई कभी नरम कभी गरम की पॉलिसी अपनाता है। वो अभी उसे दहशतगर्दी से मुकाबले के नाम पर F-16 लड़ाका तैयारे दे रहा है। जाहिर है पाकिस्तान इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा। अमेरिका का कुल मकसद इतना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत बहाल रहे और दोनों का तनाजा इतना ना भड़के कि जंग की नौबत आ जाए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। तभी हेडली की गवाही से कोई फायदा उठाने की सफारती कोशिश हिंदुस्तान को ही करनी चाहिए। हिंदुस्तान अपनी पहल पर इसे इंतशाफ के सहारे पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की पोल खोल सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद हेडली की गवाही से उठे सवालों पर चर्चा करेंगे। भारत लाचार है और पाकिस्तान ढीठ। यह हकीकत आतंकवाद के मामले में बार बार जाहिर होती है। डेविड हेडली की गवाही के बाद भी ऐसा ही जाहिर हुआ है। डेविड हेडली ने वही कहा है जो पहले से भारत की जनता जानती है। तभी यह पहलू गंभीर है कि इस सब से आगे क्या होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ सामरिक मामलों के जानकार उदय भास्कर हैं। उदय जी, डेविड हेडली की जो गवाही हुई है उसमें आखिर ऐसा नया क्या है कि इतनी सनसनी हो? ये सब क्या हम भारत में जानते नहीं है? और पाकिस्तान जब इन बातों को महत्व नहीं देता है तो इस पूरी कवायद का मतलब क्या निकलता है? सबसे पहले डेविड हेडली का जो डेपोजिशन है हमारे कोर्ट के सामने, हालांकि ये बाय टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। यानी कि उन्होंने शिकागो में अमेरिका के कोर्ट के सामने जो भी उन्होंने डेपोजिशन दिया है वो हमारे कानूनी दायरे में उस प्रकार की अहमियत नहीं है जितना कि अभी का बयान है। जहां तक जो उन्होंने सब्सटैंटिव जो भी उन्होंने बताया है, मेरा स्टडी या अंडरस्टैंडिंग यह है कि इसमें जो अंतर है, एक तो 19-20 का फर्क है कि उन्होंने काफी बारीकी तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने इन जगहों का रेकी किया था। उदाहरण के लिए उन्होंने मुंबई का एक नेवल एयर स्टेशन की बात की, जबकि मुंबई में इस प्रकार का कोई ऐसा नेवल एयर स्टेशन नहीं है। हेलीकॉप्टर का कुछ एक छोटा सा है कुछ जाली में। हालांकि ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। बारीकी तरीके से उन्होंने काफी कुछ बताया। जैसे उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का नाम लिया है और कहा कि हमने सोचा कि इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे बाल ठाकरे साहब के साथ जो काम कर रहे थे। पर एक बड़ी बात जहां तक व्यास साहब मेरा जो इसमें अंदाजा है, इशरत जान LET का जो एक ऑपरेटिव है कि नहीं, उन्होंने जो भी कहा है, मुझे लगता है कि पहले जो शिकागो में बयान था, जो हमारे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के योजक जो गए थे, उन्होंने जो भी वहां से
ट्रांसक्रिप्ट या प्राप्त किया था, ये एक नया एडिशन है पब्लिक डोमेन में। हो सकता है कि ये पहले भी हमारे पास थी जानकारी, परंतु उसका खुलासा नहीं हुआ था। अभी खुलेआम उन्होंने जब कोर्ट में कहा कि ये जो व्यक्ति हैं ये एलईटी की ऑपरेटिव थी, जहां तक उनके अंदाजे, उससे मैं कहूंगा कि भारत की जो पूरा अप्रोच है दहशतगर्दी और टेररिज्म के जो मुद्दे हैं वो बहुत प्रभावित हुआ है, क्योंकि एक प्रकार का उसमें एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है। और मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, विश्लेषक हूं, मुझे लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जिस प्रकार से हम केस को आगे बढ़ाते हैं, उसको भी एक प्रकार से ये डेविड हेडली का बयान ने प्रभावित, उसको पुष्टि की एक तरह से। जो एनआईए और आईबी जो कह रही थी उसकी पुष्टि हुई एक तरह से, उस नाते उसका महत्व है। महत्व इसमें है कि पहले तो जब शिकागो का हुआ था, किसी को यह नहीं मालूम था कि आईएसआई हो या डेविड हेडली हो या उनके पूरे ग्रुप में इशरत जान के साथ उनका कांटेक्ट क्या था, किस प्रकार से उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया था। और क्योंकि वो केस भारत के अंदर गुजरात पुलिस एनकाउंटर अंदरूनी राजनीति में, तो मतलब मैं कई बार कहता हूं कि जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं, जब भी यानी कि जब स्टेट जो है फोर्स को इस्तेमाल करता है, चाहे वो पुलिस फोर्स हो या मिलिट्री फोर्स हो, उसकी ईमानदारी के ऊपर हमको बहुत निगरानी के साथ, बहुत नजर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जहां उस संस्थान के ऊपर सवाल उठते हैं, आपको फिर यूज ऑफ फोर्स के लिए बहुत अजीब प्रकार के सवाल उठते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इशरत जान और उसके ऊपर जो भी इनका बयान है, उसके बाद हमारे देश में जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स आया है, इसमें शोभा नहीं है। जी, मतलब ये इसको एक मानना चाहिए था, स्वीकार होना चाहिए था। ये उसी वक्त अगर बोल देते, शायद हम किसी और प्रकार से इस केस को हम देख सकते थे। अभी आप देखिए तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि किसने सही कहा, किसने झूठ बोला। लेकिन इसमें पाकिस्तान से, क्योंकि असली मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान के अंदर उसका रोल, वो एक तरह से फिर प्रमाणित हुआ। लेकिन इससे क्या पाकिस्तान को हम और कॉर्नर कर सकते हैं, या अमेरिका के जरिए ये, क्योंकि खुद अमेरिका के वहां से गवाही हुई है, कुछ उसे मजबूर किया जा सकता है? क्या रास्ता निकल सकता है कुछ? आपने साहब कठिन सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम कहें कि ये पूरा हेडली के साथ जो भी हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या उससे मुंबई का जो हादसा था नवंबर 2008 का, उनके विक्टिम्स को कोई जस्टिस मिलेगा, कोई न्याय मिलेगा, पाकिस्तान कबूल करेगा? शॉर्ट आंसर इज नो, नहीं है। और इसका उदाहरण ये है कि अभी अमेरिका जो है उनको F-16 दे रहा है। वही मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान को लेकर तमाम सबूत होते हुए भी अमेरिका और ये कन्विंस क्यों नहीं हो सकते कि भाई उस पाकिस्तान को जवाब दे किसी तरह बनाया जाए? सब ये बेताल वाला कहानी है कि अमेरिका और भारत के बीच में हम जितना भी भागीदारी की बात करें, जब दक्षिण एशिया की पॉलिसी की बात आती है, ये आज की बात नहीं है, करीब 50 साल पहले भी अयूब खान साहब के जमाने से लेके आज तक अमेरिका ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी साउथ एशिया में इस प्रकार से किया है कि वो पाकिस्तान फौज को समर्थन देते हैं। यानी कि बांग्लादेश में जेनोसाइड के बाद भी नहीं, ये रियलाइजेशन तब था जब पाकिस्तान के ऊपर ये अमेरिका पे कोई आंच नहीं थी। अब तो अमेरिका और पश्चिमी समाज खुद मानता है कि आतंकवाद बहुत विकट है और उसका एक सेंटर पाकिस्तान है। तब भी हम क्यों नहीं इसको और पाकिस्तान को क्यों नहीं समझा सकते? पाकिस्तान इसको समझने के लिए पाकिस्तान अमेरिका को समझाते हुए पाकिस्तान पर दबाव बनवाए। अमेरिका यही कहता है कि हम इसको पहचानते हैं, हम इसको स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि हमारे अमेरिका के जो फौजी हैं वहां पे पाकिस्तान के हथियारों से मर भी रहे हैं। परंतु पॉलिटिकली हम इस बात को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है, ये मेरा व्यक्तिगत असेसमेंट है, पाकिस्तान के फौज में है। और जब तक वो संस्थान को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब पाकिस्तान ने यह भय पैदा किया है कि वो एक और इराक बन जाएगा या सीरिया बन जाएगा, और इसलिए फौज को समर्थन देना अमेरिका के हितों में है। और भारत को शायद इस बात को बहुत ही समझते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते इस मामले में, लाचार चाहिए, पर शायद उसके लिए एक और लंबी चर्चा। ये उदय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।